की आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड जोन में खुशामदीद। मैं हूँ फरीद काकड़। नाज़रीन, आज फिर जो कल परसों शेख रशीद साहब के इंकशाफात के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ कि कौन मिला, किससे मिला और कैसे मिला, वो आज भी इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में ज़ेर बहस रहा। आज कुछ और भी इंकशाफात हुए और कुछ स्टेटमेंट्स और बयानात भी आए। पहले तो मैं मरीम नवाज़ साहबा के बयानात का जिक्र करूँगा कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि किसकी मुलाकात हुई है, मुलाकात अगर हुई भी है तो नहीं होनी चाहिए, सियासी फ़ैसले पार्लियामान में होने चाहिए। इसके अलावा फिर DGI का भी रद्द अमल आया कि दो मुलाकातें हुई हैं जनरल बाजवा साहब के साथ। मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब जो कि असद उमर साहब के भाई हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं जनरल बाजवा साहब से, DGI फैज़ हमीद साहब से। और उन मुलाकातों में सियासी उमूर पर भी बात हुई, लेकिन जिसमें जनरल बाजवा साहब ने बहुत क्लियरली इस चीज़ का जो है वो जवाब दिया कि जो अदालती इशूज़ हैं वो अदालतों में हल होंगे, पार्लियामानी इशूज़ पार्लियामेंट में हल होंगे, हमें सियासत में जो है वो ना लाया जाए। तो इन इशूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। मामला क्या है, मुलाकातें हुई हैं नहीं हुई, अगर हुई हैं तो इसमें क्या बुराई है, DGI से मिलना या जनरल बाजवा से मिलना, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अगर नहीं हुई है, जो इस चीज़ को मना कर रहे हैं तो वो क्यों मना कर रहे हैं, बुनियादी वजह क्या है, वो DGI जनरल बाबर इफ्तिखार का स्टेटमेंट भी हम आपको सुनवाएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर शहबाज शरीफ साहब कल गिरफ्तार होते, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अब लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं, अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो नून लीग की कमान कौन संभालेगा और आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स किस जानिब जा सकती है। इन इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। जी शुक्रिया आपका। सेनेटर साहब, जरा ये मैं बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछ लूँ, ये मिलने मिलाने का सिस्टम जारी रहा है, आप पार्लिमानी पार्टीज की लीडरान की बात हुई है कि वो मिले हैं, तो पहले तो ये बताइए कि मिले हैं या नहीं, उसके बाद बाकी चीज़ों पे बहस होगी। मिले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई वफ्द या पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात हुई है DGI से या जनरल बाजवा साहब से? काकड़ साहब, बात यह है कि ये तो अब सबके सामने बात जाए कि तमाम पार्लिमानी लीडरान के साथ मिले हैं, बल्कि तमाम पार्टी के दो दो तीन दिन जो ग्रुप्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ मिले हैं। और उसमें ज्यादा जो इश्यू तो खुद कॉल करके ISI वालों ने अपने मैसेज बुलाया था कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पे ब्रीफिंग का मसला है, तो उसमें सारे गए थे। वहाँ सियासी बातें भी हुई होंगी, तो उसमें ये एक जाहिर है उसमें बहुत सी बातें हुई होंगी। अब इसमें कहना कि क्यों गए थे या नहीं गए थे, एक इशू ऐसा था कि वो पाकिस्तान से कंसर्न है, पूरे पाकिस्तान का, तो उस पर जाना कोई हर्ज नहीं है। और फिर फौज भी जो एक हमारा एक इदारा है, हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है, जितना हम पार्लियामेंट मोहतरम है, इस तरह हमारी फौज भी मोहतरम है और हम उनका एहतराम करते हैं। अगर आना जाने में कोई जो है वो फिलहाल में एक दूसरे में इतराज नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने प्यार से बुलाया तो जाना चाहिए था, लेकिन ज्यादा इशू अगर हम अपना आइन देखें का, जो हमारा आइन है उसके मुताबिक तो पार्लियामेंट ही सबसे फैसले करनी है कि क्या क्या करना है, इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है, ये पार्लियामेंट का फैसला है, होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब किसी भी आज तक जब तक पिछले साल 27 फरवरी को जो मसला हुआ कश्मीर के हमारी बाउंड्री क्रॉस करके इंडियन जहाज हमने गिराया, और फिर उसके बाद ब्रीफिंग थी, उसमें भी उसको भी लाइटली लिया हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और फिर उस ब्रीफिंग में भी नहीं है। और सारे जाके वहाँ हैरान हुए कि उनका तो ख्याल था कि सबको बुलाया और ब्रीफिंग ऐसी कोई चीजें हैं
जैसे यहाँ के अगर पार्लियामेंट में आके करें तो शायद बात लीक हो जाए या कोई ऐसी, तो वहाँ चूंकि सिक्योरिटी होती है तो वहाँ ये बातें लीक नहीं होंगी, तो वहाँ ये सारे चले गए और बड़े अच्छे माहौल में गए, लेकिन वहां जाके सबने ये देखा कि वज़ीर आज़म नहीं है। तो इस पे पता नहीं क्या जवाब दिया हमारे फौज के जनरल साहबान ने कि वो क्यों नहीं है। जाहिर है पता नहीं उसकी आवाज होगी, सेंट्री लेकिन इस पे इमेज छोटी साहब जाहिर कर कतल दिया कलामी के लिए जी। माजरत, लेकिन अगर 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 इमरान खान साहब आते तो बहुत सारी आपकी सियासी जमातें जो कि अपोजिशन की पोलिटिकल पार्टीज है उन्होंने नहीं आना था, शायद ये वजह हो। बहरहाल ये तो मेरा ख्याल है कि ऐसा हो, लेकिन आप लोगों को मसला क्या है? मसला ये है कि मुलाकात जो है वहाँ पे क्यों हुई, इस इशू के ऊपर क्यों हुई, वजीर आजम नहीं थे, आप लोगों का मौकफ इस पे बेसिकली है क्या इशू? क्योंकि मीटिंग जो है वो जीएचक्यू में पहली बात नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे तो ब्रीफिंग दी गई है, वहाँ पे फैसला तो नहीं लिया गया। अगर फैसला लिया गया होता तो एक अलग बात हुई थी, वहाँ पे तो एक ब्रीफिंग दी गई पार्लियामानी पार्टीज को, तो फिर एतराज बनता कैसे है इस पे? नहीं, हमने तो कोई इतराज नहीं किया कि क्यों बनता है, ये मीडिया में बात चल पड़ी और इसको क्यों खुफिया रखा गया। रूटीन में अगर ऐसी मुलाकात होती है तो फिर DGI ये वो था, तो उसमें उधर से कोई ब्रीफिंग नहीं आई है। तो फिर इस बाद में जब ये APC हुई तो फिर उसमें उसके बाद ये भी बात लीक हो गई, हालांकि तमाम इमरान को पता चल चुका था कि एक ब्रीफिंग उसमें हुई है। लेकिन सेंटर साहब आप टेक योर टाइम, आप जब तक अपना सर्विस फ्रेम भी ठीक कीजिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आज मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो क्लियरली ये बात की है, आप ही कह रहे हैं कि हमें मसला नहीं है, ना किसी को मसला होना चाहिए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी है। एक नून लीग में दो किस्म के लीडरान मौजूद हैं, एक वो जो बिल्कुल एग्रेसिव हुए पड़े हैं, जो कि मरियम नवाज साहिबा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उनके लहजा, उनके अल्फाज का चुनाव, उनका इन चीज़ों के ऊपर जो है रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ है। एक और ग्रुप है जिनका रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कहा है आज कि मुलाकात अगर हुई भी है तो नहीं होनी चाहिए थी। ये स्टेटमेंट मौजूद है, अगर आप चाहते हैं तो मैं सुना देता हूं आपको। नहीं, मैंने वो स्टेटमेंट सुनी है और उनका पता वर्जन ठीक है कि सियासी जो मामलात हैं वो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, ठीक है ना। और पार्लियामेंट को मुल्क की खारजा पॉलिसी, उनका मतलब ये था कि खारजा पॉलिसी हो दूसरी हो, वो पार्लियामेंट को ये तय करने चाहिए। उनका एक मौक़िफ़ है और पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है। और वहां जाके ब्रीफिंग देना और फिर वहां प्राइम मिनिस्टर का ना होना, तो ये एक अजीब सी बात लगी है। लेकिन तो ये होता कि प्राइम मिनिस्टर खुद हमें बुलाते हैं। ये जो मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट आपको लफ्ज बलफ्ज सुना देता हूँ। सियासी नौयत के फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, जीएचक्यू में नहीं। लेकिन जीएचक्यू में तो फैसला नहीं हुआ, वहां पे तो आप लोगों को पार्लियामानी पार्टीज को ब्रीफिंग दी गई। अगर ब्रीफिंग दी गई है तो फैसला तो पार्लियामान ने ही करना है, जाहिर सी बात है। जो भी हो वापस आके पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट फैसला करेगी तो ही होगा। आपने देखा कि पिछले दिनों जब बाजवा साहब का इशू हो, जब उनकी एक्सटेंशन का इशू आया तो तब भी आपके पास फैसला आया, आप लोगों ने दो तिहाई अक्सरियत से उसको जो है पास करवाया। FATF का मसला हो, कुछ और हो, फैसला तो पार्लियामान ने ही करना होता है। तो जीएचक्यू ने तो फैसला नहीं किया। देखो, ये बदकिस्मती से ये जो इशू है ये पोलिटिसाइज हो गया है कि कौन कहाँ गया था। अब इसको या तो उसी वक्त ये बात आ जाती, इसको APC के बाद आना जो है, इस बात का निकाह और मीडिया में इस बात का ना कि ये पहले मुलाकात हुई है, तो फिर ये APC का जो मौक़िफ़ था उसमें वो मशकूक हो जाता है। तो उसमें एक किस्म की हम समझते हैं कि उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है जो APC का एलामी, क्योंकि APC में हमने कुछ कहा है तो इलामी मियां नवाज शरीफ साहब ने, और यहाँ हम मुलाकातें कर रहे हैं GHQ में, तो इससे एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है और जो कि पैदा नहीं होने चाहिए। आप दिल पे पत्थर रख के बताइए कि आप दिल पे पत्थर रख के बताइए कि आपको जो APC वाला मौकफ है वो आपको बेहतर लगता है, क्योंकि मैं आपको जानता हूं आप एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। आपको नवाज शरीफ साहब का वर्जन अच्छा लगता है या ये शहबाज शरीफ साहब वाला वर्जन अच्छा लगता है? आप चूंकि आप मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा है, तो आपकी नजर में कौन सा वर्जन बेहतर है? देखिए जी, वर्जन तो दोनों का एक ही है, लोग पता नहीं क्यों समझते हैं उनका अलग है उनका अलग है। मुझे तो आज तक, मैं पार्टी में 20-25 साल से हूँ, बल्कि शायद ज्यादा हो गया है,
मुझे तो अभी तक कोई इनमें फर्क नजर नहीं आया या पार्टी में कोई तफरीक हो कि जिस तरह शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि आते नून में और आते शीन में और शीन से नून से शीन निकल रही है और कभी क्या कहते हैं, ऐसी बात मैंने कोई भी अभी तक नहीं सुनी। तो हम तो कोई हम दारों का एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो एक 73 का आईन है उसके मुताबिक उसके दायरे के अंदर रहती तमाम इदारे काम करें। और फिर हमने तो देखो इस मामले पे कई दफा बहस हो चुकी है। अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान भी, इवन के जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उसने भी एक दफा बयान दिया कि दोबारा जो एक मिनानी मायदा होना चाहिए, आइन के इदारों के दायरा का जो है ना तो तय होने चाहिए। इसको चेयरमैन सेनेट ने भी कहा, इसको वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म हमारे पार्टी के जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया कि दोबारा अगर कोई इदारा समझता है कि हमें अपने जो है काम डिलीवर करने में प्रॉब्लम है तो हम उसको आइन में उसका कोई तरीकाकार रिकंसिडर कर लेते हैं। लेकिन एक चीज तय होनी चाहिए कि किसका क्या तरीकाकार है, किसका क्या दायरेकार है, खाजा पॉलिसी कौन करेगा, पॉलिसी कौन करेगा, मीशत क्या हाल है। ठीक है, इन इश्यूज पर आते हैं। शहबाज शरीफ साहब वाले वर्जन को भी फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के वर्जन में क्या फर्क है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि आज DGISPR का बेरद्दअमल आया है। मैं प्रोड्यूसर साहब जरा प्लीज सुनाइए वो क्लिप जो जिसमें DGISPR साहब ने ये जो मुलाकातों का इशू है इसके ऊपर उनका रद्दअमल आया है, सुनाइए जरा प्रोड्यूसर साहब। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। मैं इस बारे में इससे ज्यादा अच्छा, ये बयान सुनने के बाद मुझे भी लग रहा है कि वर्जन वाकई में नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का एक ही है। नियाज़ साहब जरा बताइए, ये आपने देखा कि DGISPR का रद्दअमल आया है, उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में किया कि 2 मुलाकातें हुई हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में ज़ुबैर उमर साहब शायद गए मिलने वहाँ पे, और वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की गई है। तो ये अगर वहाँ बात हुई है और बात की गई है तो क्या ज़ुबैर उमर साहब या मोहम्मद ज़ुबैर साहब खुद गए अपनी मर्जी या अपनी सोच के तहत या किसी ने भेजा है? ये दरअसल हुआ क्या है यहाँ पे? देखिए जी, उनका अपना बयान भी जो आप चल रहा है कि वो अपने तौर पर गए, और जो कि अगर ऐसी बात हो तो कोई ना कोई बाड़ी में बात निकल आती है कि किसने भेजा है। हमारे में हम जो ज़ाहिर पार्लियामेंट में रहते हैं और ये हकीकत है कि हमें इस बात का पता चला था कि हमारा एक तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो पार्लिमानी वक्त हैं उनके लीडरान को बुलाया गया है और जो GHQ में उधर ब्रीफिंग हुई है और मौजूद जदाद बलूचिस्तान का था। लेकिन तेरे एक तो इन कैमरा समझ लो मीटिंग थी तो ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन एक शेख रशीद साहब जिनको वो खुद साख्ता बने हुए हैं इदारों के तर्जमान से, उन्होंने आके ऐसी बात कर दी कि जी फजलरहमान के बेटे को उन्होंने ये कहा, फलां को ये कहा, शहबाज शरीफ और मैं इकट्ठे बैठे खाना खाया। तो इस किस्म की बातें जो उनकी तरफ से लीक हुई। फिर जाहिर है उन्होंने जब लीक की तो फिर शीरी रहमान ने भी कह दिया कि जी हमने भी पूछा था कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब किधर है, तो उन्होंने कहा था वो पता नहीं क्यों नहीं आया या क्या वजह है, उसको पता है। इस किस्म की बातें की। फिर साहिबा ने मुझे बताई कि उन्होंने क्या जवाब दिया आगे से। उसमें उन्होंने कोई कहा कि जी उनको आना चाहिए था, ऐसी कुछ बात कही है। उन्हें कोई मुबहिम साहब कही है कि वो क्यों नहीं है। लेकिन वो पहले भी आपको पता है कि जब कश्मीर वाला इशू जो इंडिया के जहाज गिराया था और बिना को पकड़ा था, उस वक्त भी उनका यही रवैया था जो आज है कि जो मैंने पोजीशन के साथ नहीं बैठना है, कि जो पोजीशन जो है मैं पता नहीं बैठूंगा तो मेरी सारी सियासत खत्म हो जाएगी। हालांकि उसको उनको पता होना चाहिए भाई कौमी इश्यूज पे तो तमाम का जो है वो एक लायमल होना चाहिए तमाम सियासी पार्टियों का। और आर्मी ब्रीफिंग के बाद, फौज की ब्रीफिंग के बाद, क्योंकि फौजी नुक्ता नजर देखती है जो खिलाफियाई पोजीशन के हिसाब से वो ब्रीफ कर सकती है कि हमें इन मसाइल का सामना है
हमें ये चीजें चाहिए, हमें इस तरह की सपोर्ट चाहिए। तो बाहम एक आपस में एक एतमाद का रिश्ता होना चाहिए, न कि हम बिल्कुल इसको ऐसा ही है। पोलिटिसाइज करें कि जी नहीं किसने बुलाया था और क्यों ये दिया जो और फलां क्यों न्याज दिया। साहब आपने आपने दोबारा से उसी मुलाकात की बात की जो कि पार्लियामेंट पार्टीज की मुलाकात है, लेकिन डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जुबैर उमर साहब या मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो मिलने गए साबिक गवर्नर सिंध। उन्होंने नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब के हवाले से कुछ बात की, जिसमें जनरल बाजवा ने बहुत क्लियरली कहा कि ये जो कानूनी इश्यूज है वो अदालतों में हल होंगे, पार्लियामानी इश्यूज आप पार्लियामेंट में हल करें। तो ये तो कुछ और मामला है। पार्लियामानी पार्टीज की जो मीटिंग थी या जो ब्रीफिंग है वो कुछ और मामला है। इस मामले पे क्या रद्द अमल है आपका? देखिए जी, अब वो जुबैर साहब का अपना बयान चल रहा है कि जी मैंने जाते हुए कहा था कि मैं किसी के कहने पे नहीं आया और मैंने कोई मरीम नवाज उनके लिए कोई ऐसा कोई रिलीफ नहीं मांगा। अब वो मुलाकात तो आर्मी चीफ और डीजीआईएसपी और जुबैर के दरमियान थी, लेकिन अब वो दोनों वो अपना मुख्तलिफ वजह बता रहे हैं। तो इस पे मैं कुछ नहीं कमिट करूंगा, क्योंकि जुबैर साहब बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं, डीजीआईएसपी बात डिफरेंट बात कर रहे हैं। तो मैं कोई लेकिन आप बात ये को समझते हैं कि अगर 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 जुबैर उमर साहब ने मुलाकात की है एक सियासी रहनुमा होते हुए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो डीजीआईएसआई से या जनरल बाजवा से मिलते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं चूंकि एक छोटा सा वर्कर हूँ पार्टी का, उनको मुलाकात करनी थी या तल्लकात है, तो मुलाकात ऐसे मौके पे मुलाकात जो है वो पार्टी की लीडरशिप से इजाजत लेके या उसको इस्तेमाल में लेके करनी चाहिए थी। उनका बयान है कि जी मैंने ना मरीम को ना उसके कहने पे आया हूँ, मेरा अपने ज्यादा तल्लकात है जिसकी बेस पे मैं आया हूँ। इससे पहले आपको पता है कि जी जब हमारे एक पीटीआई के लीडर जरदारी साहब को पूछने गए थे, तो उन्होंने अपनी हाई कमान को इत्तेमाद में लिया था। तो मैं चाहता हूँ ये बड़ा बेस्ट तरीका है कि अगर तलकात भी हो तो अपनी हाई कमान को बता दिया जाए, लीडरशिप को बता दिया जाए कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है, मिलने उनको जाना, बता ताकि देने चाहिए थे। ठीक है, हम जरा उस एक और मामले पे आते हैं। शेख रशीद साहब आजकल इंकशाफात किए जा रहे हैं, वो नून से शीन की बात कर रहे हैं। मैं जरा आपको समझाने की कोशिश कर लूं कि नून और शीन या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानिए में क्या फ़र्क है। जो मेरी समझ है, नवाज शरीफ साहब अगर हम एपीसी की अगर वो उनकी तकरीर उठा के देखें तो नवाज शरीफ साहब बड़े खुल के बोले हैं, इदारों के खिलाफ बात की, इदारों के बहुत सारे इश्यूज़ की बात की। यहाँ पे उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए सदरन कमांड जो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब हैं उन पे। हालांकि इससे कबल जरदारी साहब भी कहते रहे ये एक डिबेटेबल बात है, लेकिन ये एक वर्जन नवाज शरीफ साहब का है, जबकि शहबाज शरीफ साहब के तकरीर का महवर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान था। सेनेटर साहब ये दो अलग वर्जन है, नवाज शरीफ साहब का वर्जन इदारे, जबकि शहबाज शरीफ साहब का वर्जन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में ये दो वर्जन है, एक इदारे और एक सियासी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान? देखिए जी, इमरान खान हमारा सियासी हरीफ है, हमें उस पर तनकीद करनी है और हम हमेशा जायज़ तनकीद करते हैं। मियां साहब ने जो बातें की हैं वो वही बातें हैं जो कि बंद कमरों में की जाती थी या एक निजी महफिलों में की जाती थी। मीडिया पे इस तरह ओपनली जो पहली दफा मीडिया पे दिखाया गया है, अब उसको क्यों दिखाया गया है या उन पार्टी मीटिंग थी उस पर दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए था। पर मियां साहब ने वो बातें कही हैं कुछ नहीं। देखो, इससे ज्यादा सख्त बातें इमरान खान साहब को ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं। कितने टीवी चैनल शो में 8-10 किलो मेरे पास जो है वो जो इदारों के खिलाफ वो बोला है वो मेरे पास है। तो उस पे को भी लोगों ने मतलब नहीं, लेकिन मियां साहब ने कह दिया तो एक तूफान सा उठ गया है। तो मेरे ख्याल में उसको लाइटली लेना चाहिए। लेकिन सेनेटर साहब चले, इमरान खान साहब कहते रहे बिल्कुल जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत है खसूसी तौर पे उनके बयानात तो उस कंटेक्स्ट में, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के बयानात ताज़ा हैं। हम अगर इस पर ही बात कर लें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। चले, नवाज शरीफ साहब की बात अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ जो एक सियासत और सहाफ़त के एक स्टूडेंट होने के नाते मैं समझाऊँ, वो अल्फाज का चुनाव और अल्फाज का मकसद वो नहीं है जो नवाज शरीफ साहब का है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या शहबाज शरीफ साहब का भी वही बयानिया है? क्या शहबाज शरीफ साहब भी यही बातें करना चाह रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं? पहले तो मैंने आपको कह दिया कि दोनों का वर्जन एक है। आज मरीम को भी बयान है कि मेरे और मेरे चचा के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। जो समझते हैं कि इख्तलाफात हैं वो गलत फहमी में मुब्तला है।
नवाज शहबाज साहब को इस वक्त जो मसला दरपेश है नैब का, नैब के हवाले से उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की है कि खाम खा केस बनाए जाते हैं और कोई ना कोई रेफरेंस तलाश कर ले आते हैं। हालांकि 5-6 महीने वो जेल में रह के इनके पास रह के हैं, कोई मतलब है कोई इनका सर पैर नहीं है। एक बंदा है जिसको आप बुलाते हैं कि जी आशियाना केस में जो है आपको बुलाया जाता है और फिर साफ पानी में आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये एक बयानिया है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नैब आज़ाद नहीं है। चेयरमैन की जो वीडियो वगैरह कुछ हैं जिसकी वजह से नैब चेयरमैन अंडर प्रेशर आ जाता है और फिर जो हुकूमत चाहती है वही करते हैं। अब देखकर वही बार बार जो शहजाद अकबर कह रहा था कि ये टीटियां हैं भली है वो है कोई आज तैयार हो जाएगा कल हो जाएगा, देखो उसमें कोई हकीकत है नहीं। सिर्फ इसको के पोजीशन को दीवार से लगाना है और उसको मॉरली इतना लेट डाउन करना है, अखलाकी तौर पर इतना अवाम की नजरों में गिरा दिया जाए कि जी वो अवाम उनका जो है पीछे छोड़ दें या अवाम उनको साथ अलग हो जाए, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम समझ चुके हैं कि ये जो नैब का बयानिया ये सही नहीं है और ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, लोग इसको अच्छी तरह समझ सेनेटर साहब अगर हम देखें एक और इशू ये है कि अगर कल शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं तो हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों जेल में होंगे, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब बाहर होंगे, तो ये मामलात को जो है वो बड़ी मुश्किल में लेके जा सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं तो आपकी पार्टी को लीड कौन करेगा, मरियम नवाज साहिबा या और जो अहसन इकबाल साहब या ख्वाजा आसिफ साहब या शायद खाकान अब्बासी साहब? देखो ये किसी जिसको पार्टी सदर या नवाज शरीफ साहब नामजद कर देंगे कि वो पार्टी लीड करेगा, जाहिर है वही। आप भी फैसले जो होते हैं बामी मुशावरा से होते हैं, उसमें ये नहीं होता है कि जी सारे अब चूंकि पार्टी सदर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब बाहर है तो वही उनकी सरबराही में इजलास होता है जो हमारी 26-27 एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास होता है और जो फैसले होते हैं हर को अपनी राय देता है और जो फाइनल होता है फिर उसके अमल किया जाता है और फिर नवाज शरीफ साहब से रहनुमाई भी ली जाती है। तो अब जब नहीं होंगे तो जाहिर है कोई शायद खाका सीनियर होता है वो कर लेंगे, मरियम साहबा कर लेंगी, लेकिन बामी एक इश्तियाक से ही फैसले होते हैं। उसमें जाहिर है मरियम साहबा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, शायद खाका को भी गिरफ्तार किया सकता है, लेकिन मैं अफसोस की बात है कि जिस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब की जगह किसको बनाया जाता है, ये आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं, आप पार्टी के अंदर हैं, मैं तो यहाँ से बाहर से बैठ के देख रहा हूँ इश्यूज को। आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब कल गिरफ्तार होते हैं उनकी जगह किसको जो है मामलात हवाले किए जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपके आने वाले दिनों की सारी सियासत जो है वो इस एक फैसले के गिर्द घूमेगी। नहीं, हमारा एक ही वर्जन है जी पार्टी का शुरू से ही, और मियां साहब का भी है, शहबाज साहब का भी, कि ये जो इमरान खान के पास मैंडेट है जाली है और हमने इस हुकूमत को हटा के एक जो है नए इलेक्शन कराए जाए और उससे पहले कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए 3 महीने 4 महीने जो कि एक इलेक्शन इन्फॉर्म्स करे और फिर नया इलेक्शन फ्रेश मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जाए ताकि अवाम का मैंडेट हो, क्योंकि पाकिस्तान जिन मसाइल में घिर चुका है बैरूनी तौर पर और अंदरूनी तौर पर और मीशत के लिहाज से, इसके लिए अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत होना जरूरी है। तो अवाम जिसको मैंडेट, ठीक है, आप समझते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाए। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपने मसरूफ़ हमसे वक्त का, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सेनेटर गौस मोहम्मद खान याजी साहब मौजूद हैं, जिनका कहना था कि एक ही वर्जन है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब एक ही पेज पे, लेकिन मामलात कुछ और हैं। मामलात ये है कि ये मेरे सामने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुई है उसकी एक दस्तावेज़ात भी हैं और ये जो जो जिन जिन पॉइंट्स पे बात की गई वो सब कुछ मेरे सामने मौजूद हैं। उसके बावजूद जब इनकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ बोलती रही, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलती रही, लेकिन अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो दोनों मिलकर एक साथ एक बार फिर एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या एक नए मुआहदे की बात कर रहे हैं। इशूज़ के इशूज़ पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
पिला दें। ये लो। अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी, सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है, और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता।
तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना, कर्ज, फर्ज और मर्ज। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या कभी सोचा है? किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब से ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ 14 मई 2006 को नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वायलेट किया गया। किसने वायलेट किया ये डिबेटेबल है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ झूठ और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिक्र करना मैं बेहतर नहीं समझता। बहुत सख्त इल्ज़ामात भी लगाए एक दूसरे के ऊपर। लेकिन नवाज शरीफ जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, ये एक साथ मिलकर अब एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाह रहे हैं। मामलात के इन इशूज़ पर बात करने के लिए और इशूज़ को समझने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं रजा फैसल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इन चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। थैंक यू वेरी मच फरीद, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। सर, ये मैं ज़रा शुरू करूँ। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने मुझसे ज़्यादा पढ़ा होगा, आपने मुझसे ज़्यादा देखा भी होगा। कुछ पेजेस है मेरे सामने। 14 मई 2006 लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। नवाज शरीफ साहब काला कोट उन्होंने पहना। उसके बाद वो अदालत गए गिलानी साहब के ख़िलाफ़। फिर उन्होंने कहा कि आपने कौम के खून पसीने का पैसा बाहर ले जाकर जो है सर महल ख़रीदा। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप एक ख़तरा बन चुके हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती, तो वो जरदारी साहब
जो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो जरदारी साहब जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था 2006 में, अब वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वो सब कुछ कहने लगे जो कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कहते रही। फिर आपने देखा कि सेनेट के इंतखाबात होने से कुछ अरसा कबल बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, सनाउल्लाह ज़ेरी साहब वज़ीर आला थे। आपने देखा कि जरदारी साहब की कोशिशों से वहाँ पे अदम एतमाद के बाद उनको हटाया गया और जरदारी साहब के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड कि अगर आपको बलूचिस्तान में सेनेट में तो हमने आपको हरा दिया, बलूचिस्तान की असम्बली में आपकी अक्सरियत तो हमने ख़त्म कर दिया, हम आपको सेनेट में नहीं जीतने देंगे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा है, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगे। मरियम नवाज कहती थी इमरान जरदारी भाई भाई। उसके बाद इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब जीत गए, 2018 के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन गए। फिर हमने देखा कि मरियम नवाज और बिलावल साहब जो है इमरान जरदारी भाई भाई नहीं, बल्कि हमने देखा कि मरियम नवाज और बिलावल भाई बहन हैं। तो ये मामला क्या हुआ है 2006 से लेकर अब तक? मैंने कोशिश की कि समराइज करने की कोशिश करूं, ये हो क्या रहा है दरअसल? देखिए 2006 से भी अगर पहले चले जाएं तो 90s में भी जो सियासत होती रही वो भी यही सियासत थी कि हम एक दूसरे के मुखालिफ तो रहेंगे, किसी भी वक्त हम इस हद तक नहीं चले जाएंगे कि एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर दें, जो कि आज आपको नजर आ रहा है। और आज जो कुछ हो रहा है, जो कि इमरान खान साहब की तरफ से हो रहा है, वो है नो कंप्रोमाइज, वो है नो एनआरओ। मतलब उन्होंने कोई एनआरओ नहीं देना। यहां पे ये बात जरूरी करना समझता हूं कि जो कुछ 90s में होता रहा, जो कुछ 2006 वर्ड में होता रहा, वो सिर्फ और सिर्फ इस हद तक था कि हम ही जब एक ऑपोजिशन में हो तो दूसरा गवर्नमेंट में होना चाहिए, और अगर वो वाला पहले वाला गवर्नमेंट में चला जाए तो दूसरा ऑपोजिशन में चला जाए। ये दोनों एक दूसरे के थे तो मुखालिफ, लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरे के लिए पॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी थे। एक दूसरे के लिए इंश्योर करते थे कि तुम अपने दौर में जो कुछ करोगे वो मैं अपने दौर में आके उसका तो करूंगा, लेकिन उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल बाउंड्री के तौर पे इस्तेमाल करूंगा, ना कि पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिक्स से निकालने के लिए कोशिश करूंगा। सो मेरी नजर में यह है कि ये एक फिक्स्ड मैच होता रहा 90s में भी, फिर उससे ऑनवर्ड 2006 से ऑनवर्ड्स भी जो मैच होता रहा वो सारे का सारा जो था वो फिक्स्ड मैच था। और इसमें एक बात तो तय थी कि इन्होंने कभी भी सियासत में इन्होंने एक दूसरे का जो एहतसाब है वो नहीं करना था। हाँ, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली राग तो अलापना था, जो कि हमें नजर भी आता रहा, जो कि ये कहते भी रहे कि नवाज शरीफ पे तानाजनी पीपल्स पार्टी की तरफ से होती रही, जरदारी साहब की तरफ से, और जरदारी साहब के बारे में जो शहबाज शरीफ साहब कहते रहे वो लड़काना से लेके कराची और कराची से लेके पेशावर और पेशावर से लेके फैसलाबाद की सड़कों पे घसीटना, और एंड पे फिर हमें क्या देखने को मिला कि वो झुक के थोड़ा सा और अपनी छाती पे हाथ रख के उनको सलाम करते हैं और उनसे जाके मिलते हैं, और सारी अवाम ये देखने की कोशिश कर रही थी कि अभी शायद वो गले में को पट्टा डाल के तो घसीट की कोशिश करेंगे, जो कि अवाम को नजर नहीं आया। और मेरे ख्याल में अवाम को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए, उनको भी इस चीज की समझ होनी चाहिए कि ये सब के सब पॉलिटिकल एक्टर्स हैं। इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को का एक ड्रामा जिसमें के अपने ठीक है, फैसल साहब आपने देखा कि नो कंप्रोमाइज, आपने नो कंप्रोमाइज की बात की, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से नो कंप्रोमाइज है, लेकिन हमने देखा कि अब नो कंप्रोमाइज जो है वो हर तरफ से आना शुरू हो गया, अनफॉर्चुनेटली इनके लिए। गुज़िश्ता दिनों मुलाकातों की बात हुई कि कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद पार्लियामेंट पार्टीज की मीटिंग की बात हुई, लेकिन अब ये कहानी बहुत दूर तक गई है। आज तर्जुमान पाक फौज जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में किया कि गवर्नर सिंध, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर असद उमर साहब के भाई की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है, DGI भी मौजूद थे, उसमें सियासी बात की गई, उसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ मांगने की बात की गई, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा कि जो मामला अदालती है वो अदालत में ही हल होगा, जो पार्लिमानी है वो पार्लियामेंट में हल होगा, हम आप इस चीज़ में ना लाएं।
तो ये क्या नो कंप्रोमाइज अब हर तरफ से शुरू होगी, और उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब का लहजा जो है वो जरा सख्त हुआ है, तो क्या नवाज शरीफ साहब अब बंद गली में जाने के बाद वो अब कुछ ये इस तरह की तकरीर करके नेल्सन मंडेला बनना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब का लहजा ये क्यों बनता जा रहा है, और मुलाकातों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नेल्सन मंडेला तो काफी अरसे से बनने की और वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते, इस दफा उन्होंने शायद चे गुवेरा बनने की कोशिश की। यहां मैं एक चीज बताता चलूं, ना तो वो अच्छे नेल्सन मंडेला के, क्योंकि नेल्सन मंडेला की अगर बात की जाए तो नेल्सन मंडेला के ना तो एवन फील्ड में कोई फ्लैट थे जहां पे कि वो अपनी जेल से भाग के अदालतों को चकमा दे के वहां पे भाग जाएं। सो ये नवाज शरीफ जो है ना तो ये अच्छे नेल्सन मंडेला बन सके और ना ही ये चे गुवेरा बन सकेंगे। उसकी वजह यह है कि जब भी इनकी दुम पे पांव आता है तो इस तरह की चीखें हमेशा सुनने को मिलती हैं। यहां जो आपने एक बड़ी मुलाकात का जिक्र किया, वो एक नहीं दो थी। वो मोहम्मद जुबैर साहब की 2 मुलाकातें, वो शानदार मुलाकातें कि जिसके बारे में अब जिक्र सामने आ रहा है, और वो अब शशो शिकार है कि मैं किधर जाऊं, मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे इसके ऊपर इजहार करूं। वो एक दफा तो वो कहते हैं कि मैं गया ही नहीं, फिर दूसरी दफा उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं मरियम से मिला नहीं था, हालांकि वो मरियम नवाज से वो मिलने के बाद, क्योंकि इट्स ऑन रिकॉर्ड कि वो GHQ जाने से पहले वो जाती उमरा गए थे और वहां से मरियम सफदर को मिलके फिर यहाँ पे आए और इनसे मुलाकात हुई। यहाँ राजा साहब दो चीजें मुझे बताने दें। मुझे वो शेर भूल गया, मैं कोशिश करता हूं कि उसको दोबारा से याद करूं। वो जिन जुबानों को हमने आता की थी, क्या कुछ इस टाइप का शेर था। ये पाकिस्तान की सियासत में अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं बार बार इसको अनफॉर्चुनेटली लफ्ज यूज कर रहा हूं कि जनरल जिलानी से लेकर जनरल बाजवा तक, मतलब इस वक्त जो करंट आर्मी चीफ है, एक तो नवाज शरीफ साहब की किसी के साथ नहीं बनी, ना उनकी जनरल करामत से बनी, ना वहीद काकड़ से बनी, ना मुशर्रफ साहब से बनी, राइट शरीफ साहब के टाइम से में डान लीग्स, और जनरल बाजवा साहब के टाइम में जो है वो ग्वालमंडी के नेल्सन मंडेला। एक तो उनकी बनती क्यों नहीं है। दूसरी बात यह कि जनरल जिलानी ने जब ये एक्साइज एंड टैक्सेशन के प्रोविंशियल मिनिस्टर बने और वहां से लेकर ये 3 दफा वजीर आजम बने, ये अब आकर इनको ये एकदम से नजरियाती बन जाना, ये बीच में हुआ क्या है और ये क्या मसला है? नवाज शरीफ साहब को इशू क्या है फौज से और फौज के सरबराहान से? देखिए, जिस प्लेट में इन्होंने खाना खाया ना, उस प्लेट में इन्होंने छेद जरूर किया है। ये तो आप सिर्फ पाकिस्तानी जर्नैलों का जिक्र कर रहे हैं ना, माजी के गुजरे जर्नैलों के साथ जिनकी इनके बनी नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको के ये BMW की चाबियां और BMW तोहफे में देना गए, लेकिन उन्होंने इंतहाई शदीद माजरत के साथ उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे ये वसूल नहीं करूंगा। मैं जनरल जजून की बात कर रहा हूं, तकरीबन आपको भी इस चीज का इल्म होगा कि ये उनको भी BMW देके तो कुछ करने की कोशिश करते रहे। यहाँ दूसरी बात ये है कि जो मोहम्मद जुबैर साहब हैं, आपको पता है कि इनके वालिद मोहतरम जो थे उनका भी वो जनरल उमर थे और हाँ, वो फौजी बैकग्राउंड है उनका, तो ऑब्वियसली इनका भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था विद इन आर्मी। तो इनको भी खींच के सियासत में लाना और अचानक से सब बड़े नामों डाल के इनको गवर्नर बनाना, ये बहुत बड़ी अहमियत थी। और मियां साहब कच्ची गोलियां अपनी तरफ से कच्ची गोलियां नहीं खेलते थे, ताश के वही पत्ते इस्तेमाल करते थे जो कि आगे कुछ इन्फ्लुएंस रखें। इनको अपने साथ साथ रखा और बड़ी इंपॉर्टेंस दी इस दिन के लिए कि जब मैं शदीद मुश्किल में हूंगा तो मैं मोहम्मद जुबैर को GHQ भेजूंगा और वो वहां पे जाके बात करेगा। और वो बात क्या करेगा कि हुजूर हाथ होला रखो, NRO दे दो। फिर आगे से उनको जवाब ये मिला कि जनाब, जहां तक बात है केसेस की, तो वो आपके कोर्ट में लगे हुए हैं, और अगर आप कोई सियासी बात करने आए हैं तो अच्छा नहीं होगा कि आप सियासी बातें सारी पार्लियामेंट में जाके हल कर लें। तो ये इनके लिए भी अजूबा था, अचंभे की बात थी कि आगे से जर्नैलों की तरफ से इस तरह का जवाब मिलना। अब मरता क्या ना करता, अब ऑब्वियसली जब हांडी फूट गई भरे बाजार में तो अब तो सबको नशर होगा। तो मेरे ख्याल में अब सब कुछ नशर हो चुका है। अब भी अगर अवाम ये कुछ समझ ना पाए तो
फिर बस यही कहा जा सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमारी पाकिस्तानी कौम की सोच पे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने देखा सोशल मीडिया पे वॉल्यूम 10 की बात की जा रही कि वॉल्यूम 10 खोला जाए, वॉल्यूम 10 खोला जाए। क्या अगर ये नहीं मानते, क्योंकि बार बार जो है ये कह रहे हैं कि हम नहीं गए, हमने मुलाकात नहीं की, तो कोई ऑडियो वगैरह, कोई पिक्चर्स वगैरह भी शेयर की जा सकती है ताकि बात ही क्लियर हो, बेस ही खत्म हो? मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच यू आर आस्किंग मी। उसकी वजह यह है कि आई एम क्वाइट रेलेवेंट टू इट। उस वक्त मैं एक इंग्लिश डेली अखबार के लिए जी। मैं नैब ही कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, कवर कर रहा था। तो उसमें एक बड़ी जो सबसे मशहूर खबर हुई वो थी अल्हम्दुलिल्लाह सिग्निफिकेंट गैप। वो मेरी ही खबर थी और अल्हम्दुलिल्लाह सिग्निफिकेंट गैप जो है वो उसका टाइटल था। और उससे अवाम ने बहुत सारे डिफरेंट तासुर भी लिए। मैं उन तासुरात को यहाँ पे बयान नहीं कर सकता कि किस किस्म के तासुर लिए, लेकिन यह है कि वाकई ही सिग्निफिकेंट गैप हो गया था। तो वॉल्यूम 10 के बारे में वन थिंग आई एम श्योर, जिसमें कि थोड़ी सी मुझे भिनक लगी थी उसकी, जो कि मैं अभी उसके बारे में क्लियरली आपको नहीं बता सकता क्योंकि वसूख से नहीं, लेकिन उसमें वो कुछ है जो कि अगर बाहर आ जाए तो इनकी जितनी सियासत है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। इनको अंदाजा नहीं है कि क्या से क्या हो जाएगा। अभी अगर इनकी को थोड़ी सी इज्जत बची हुई है ना, तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि उसका ख्याल रखें। और ये वॉल्यूम 10 वाकई, फरीद मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये वॉल्यूम 10 की कुछ भी चीजें 30% वॉल्यूम 10 भी अगर निकल आया ना, तो इनकी चीखें हर तरफ सुनने को मिलेगी। लेकिन ठीक है, मतलब आप चाह रहे हैं, आप एक मशवरा दे रहे हैं कि एहतसाब के अमल से गुजरें, अदालतों का एहतराम करें, जो फैसले हो रहे हैं इदारों का एहतराम करें, जो मामला चल रहे हैं उनको इस तरह चलने दें। हाँ, और खुदारा मुल्क से बाहर अगर आप चकमा दे के, अदालतों को चकमा दे के मुल्क से बाहर चले गए और वहां पे बैठ के इस तरह की भड़के मार रहे हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। अगर आप वहां पे बैठ के अदालतों के वकार की बात करते हैं तो आपको ये शर्म करनी चाहिए। और आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप जो कि वहां पे चकमा दे के बैठे हुए चुप करके वापस आए और अपने केसेस को फेस करें। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरी तरफ से आप सुनते जरूर जाइए फरीद, वो ये है कि आजकल इनका बाहर निकलना, मेरी नजर में मुझे जो भिनक पड़ती है वो ये पड़ती है कि शायद ये सियासत नहीं, शायद ये वोट को इज्जत देना नहीं चाहते, शायद ये जमहूरियत को इज्जत नहीं देना चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ एक बैनुल अक़वामी, जो एक तो होती है ना मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, एक होती है बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट। ये बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर हम भी तो पड़े हैं राहों में, अगर आपकी ट्रेड वॉर चल रही है चाइना के साथ तो फिक्र ना करें, हम हैं ना, हम गिलगित बल्तिस्तान की भी बात करेंगे, हम पाकिस्तान में झूठी जमहूरियत की भी बात करेंगे, हम पाकिस्तान को कमजोर भी करेंगे, हम इंडिया को ये तासुर देंगे कि इंडिया अच्छी जमहूरियत चला रहा है, हमारे यहां जमहूरियत 2 नंबर है। तो वो बेसिकली ये सारे का सारा एक इंटरनेशनल प्लान लग रहा है। ठीक, और आप समझते हैं कि उनको बाज रहना चाहिए इन तमाम इश्यूज से? इनको बिल्कुल बाज रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज मैं वो सुन रहा था कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये बड़े अच्छे तरीके से पीटीएम भी बंदे बाहर ले आएगी, फिर इंटीरियर पंजाब में भी बंदे बाहर आ जाएंगे जीटी रोड पे। फिर ओ भाई साहब, इस मुल्क में बार बार ये चीज देखने को मिली कि बेचारे मियां साहब जब भी कोशिश करते हैं के लिए, तो इसी तरह से लोग इनसे कहते हैं कि मियां साहब वापस आ जाएं, सब कुछ इधर बेहतर है, मियां साहब अवाम हड्डियां सा के, हम लोग कहते हैं पंजाबी में हड्डियां एड़ियों पे जाके ना, तो कह रहे हैं मियां साहब आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मियां साहब को मैं मुखातिब होते हुए ये कहूंगा कि मियां साहब इन बातों में मत आइएगा, ये आपको मरवाएंगे एक बार फिर। ठीक है, आपके ख्याल में उनको वही रहना चाहिए और आराम से वक्त गुजारना चाहिए, सियासत को इसी तरह चलने दें जिस तरह चल रही है। बिल्कुल ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपको इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मुस्तफ़िया हमसे वक्त का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।